नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशंस एंड कंटिनेंट्स को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देखा। उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कई सारे एविडेंसेस भी दिया है। उसी एविडेंसेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फॉसिल्स। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे मान लिया जाए कि समुद्री बैरियर के दोनों अपोजिट किनारों पर, चाहे वो जल हो चाहे स्थल हो, वहाँ पे पाए जाने वाले जो पौधे हैं या जंतुएं हैं उनकी अगर समान प्रजातियां पाई जाए तो उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के एक्सप्लेनेशंस में जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर व अफ्रीका में मिलता है। जो लेमूर है वो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलता है और कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। तो जो लेमूर है वो भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। तो जो कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका पहले एक सतत स्थलखंड थे जिसको उन्होंने लेमुरिया कहा। मेसोरस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते थे। तो जो मेसोरस है ये छोटे रेंगने वाले जीव हैं और ये केवल खारे पानी में ही रहते हैं। तो इनकी जो अस्थियां हैं वो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावट सेल समूह में मिले हैं। ये दोनों स्थान जो है आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो मेसोरस है वो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी के प्रांत है वहाँ पे पाया गया है और ब्राज़ील में इरावट सेल समूह में पाए गए हैं। और ये जो दोनों स्थान है वो आज के वर्तमान में 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि इतनी दूरी पर ये छोटा सा जीव रेंगने वाला कैसे पहुंचा। ये तो ऐसे उड़कर तो गया नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब जो भी कंटिनेंट थे, दक्षिण अफ्रीका हुआ, ब्राज़ील हुआ, ये सब जो है पहले एक साथ थे, फिर बाद में जो है इनमें ड्रिफ्टिंग हुआ और ये जो है दूर दूर चले गए और बीच में जो है ओशंस आ गए। जैसे मान लीजिए ये ओशंस है और ये कोई कंटिनेंट है, यहाँ पे मान लीजिए मेसोरस पाया जाता है और यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो कंटिनेंट है पहले एक साथ रहते थे और यहाँ पे ये मेसोरस पाए जाते थे। फिर बाद में जो है इनमें ड्रिफ्टिंग हुआ और बीच में जो है ओशंस आ गया और ये दोनों जो है डिवाइड हो गए इस प्रकार से। और जो यहाँ पे जीव पाए जाते थे वो यहाँ पे भी पाए जाने लगे साइड साइड पे, अपोजिट किनारे पे। जो बैरियर है उनके अपोजिट साइड पे, चाहे वो स्थल हो चाहे वो जल हो। फिर नेक्स्ट है फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग के लिए जो फोर्स उत्तरदायी है वो है पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरा जो है वो टाइडल फोर्स। तो वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण थे। पहला था पोलर फ्लीइंग फोर्स और दूसरा था टाइडल फोर्स। जो पोलर फ्लीइंग फोर्स था वो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। तो आपको पता ही है कि जो पृथ्वी का शेप है वो संपूर्ण गोल नहीं है, ये जॉइंट आकार का है। वो इस प्रकार से है, इक्वेटर पे ऐसे चौड़ा है और पोलर पे जो ऐसे चपटा आकार का है। ये इक्वेटर है और ये जो है पोल है। इसको जो है जॉइंट आकार कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यह जो उभार है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। तो जो दूसरा बल है वो टाइडल फोर्स है। वेगनर महोदय ने सुझाया कि जो ज्वारी बल है वह सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। और वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए सक्षम हो गए। तो वेगनर का कहना था कि टाइडल फोर्स के कारण सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण का बल जो है लगता है अर्थ पे और जो कंटिनेंट है उसमें ड्रिफ्टिंग स्टार्ट होती है। और करोड़ों वर्षों के दौरान जो ये बल है वो प्रभावशाली हो करके एक कंटिनेंट पे जो है विस्थापन
करने में सक्षम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे वो इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए अपर्याप्त समझा है। फिर नेक्स्ट है कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में समान धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। तो 1930 के दशक में जो आर्थर होम्स थे उन्होंने मेंटल भाग में कन्वेंशनल करेंट के सिस्टम के पॉसिबिलिटी को जो है व्यक्त किया था। और जो ये धाराएं हैं, जो ये करेंट है, वो रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। तो जो ये धाराएं हैं वो कैसे उत्पन्न होती है मेंटल भाग में, तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे उत्पन्न जो ताप भिन्नता होती है उनसे जो है ये करंट उत्पन्न होती है। होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। और होम्स ने ये भी कहा कि पूरे मेंटल भाग में कन्वेंशनल करंट सिस्टम जो है विद्यमान है। और यह उन प्रवाह बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया। और यह जो जब कन्वेंशनल करंट थ्योरी आई तो उससे जो भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत थे इससे पहले के, उसको जो है नकारने में एक आधार मिल गया। और इसके आधार पर जो समकालीन वैज्ञानिक थे उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को जो है नकार दिया। तो जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी है उसमें ये बताने का कोशिश किया गया है कि ये मेंटल है आपका एस्थेनोस्फेयर, नीचे का आप पढ़े ही होंगे, ये मेंटल है, एस्थेनोस्फेयर है। और मेंटल में क्या है कि कन्वेंशनल करंट है वो इस प्रकार है, ऐसे। ये राइजिंग लिम्ब है और यहाँ पे जो है कटक का निर्माण होता है जिसे मिड अटलांटिक रीच कहा जाता है। और इधर जो है सबडक्शन जोन बनता है, डाइवर्जिंग, यहाँ पे कन्वर्जिंग होता है और इधर जो है डाइवर्जिंग। तो जब राइजिंग लिम्ब बनता है तो क्या होता है कि कन्वेंशनल जो धाराएं हैं वो ऐसे मूव करती हैं और यहाँ पे एक रीच का जो है निर्माण होता है और इससे जो लावा है, मैग्मा है, वो ऊपर की ओर आकर के यहाँ पे जो है जम जाता है और यहाँ पे जो है नई चट्टानों का निर्माण होता है। जो पुरानी चट्टानें हैं वो पीछे की ओर मूव करती जाती हैं और जो नई चट्टानें हैं वो आगे की ओर एकदम यहाँ पे रीच के पास बनती हैं। और यहाँ पे जो है डाइवर्जिंग फोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लेट है वो डिस्ट्रॉय होती है। तो जो पुरानी रॉक्स होती हैं वो इसके अंदर चली जाती है, सबडक्शन जोन यहाँ पे बनता है और यहाँ पे नई चट्टानों का निर्माण होता है और यहाँ पे पुरानी चट्टानों का जो है विनाश होता है। तो ये था कन्वेंशनल करंट थ्योरी। फिर नेक्स्ट है मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध ये स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का अधस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है। तो मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर में जो है ये बताया गया है कि महासागरों का जो बेस है वो केवल मैदान नहीं है, उसमें भी जो है उच्चावच पाया जाता है। तो पोस्ट वार पीरियड महासागरीय अधिस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्चावच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाया कि इसके अधिस्थली में जलमग्न पर्वतीय कटके व गहरी खाइयाँ हैं। तो जब पोस्ट वार पीरियड चल रहा था तो उस समय बहुत सारे अभियान चलाए गए थे और उस समय महासागरीय उच्चावच संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुआ और उसमें दिखाया गया कि अधिस्थली में जो जलमग्न पर्वतीय कटकें और गहरी खाइयाँ हैं जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। मध्य महासागरीय कटकें ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाई गई हैं। जो मध्य महासागरीय कटकें होती है वो ज्वालामुखी उद्गार के रूप में सबसे अधिक एक्टिव पाई।
तो जो चट्टानों के काल निर्धारण की मशीन आती है, उससे जो है पता चला कि जो महासागरीय परपटी की चट्टानों की जो एज है और जो महाद्वीपीय भागों की चट्टानों की जो एज है वो अधिक नवीन है। तो महासागरीय परपटी की चट्टानें जो है वो महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा अभी न्यू है या नवीन है। महासागरीय कटक के दोनों तरफ की जो चट्टानें हैं वो कटक से बराबर दूरी पर स्थित है और उनकी जो आयु है और रचना है उसमें समानता पाई जाती है। मतलब ये कि जैसे ये मान लीजिए आपका रीज है, कटक है और इसके दोनों साइड एक इक्वल दूरी पे जो पाई जाने वाली रॉक्स है, तो इनका जो एज है, जो स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इस भाग में हम महासागरीय तल की बनावट से संबंधित कुछ ऐसे तत्वों का अध्ययन करेंगे जो महासागर व महाद्वीपों के वितरण को समझने में मददगार होंगे। आइए, गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया। तो गहराई और उच्चावच के प्रकार के आधार पर जो महासागरीय तल है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग है? महाद्वीपीय सीमा, गहरी समुद्री बेसिन और जो तीसरा है वो है मध्य महासागरीय कटक। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, महाद्वीपीय सीमा। ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। तो जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स है ये क्या है? ये महाद्वीपीय जो किनारे हैं और जो गहरे समुद्री बेसिन हैं उनके बीच का भाग होता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ भी जो हैं शामिल होती हैं। महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को समझने के लिए गहरी महासागरीय खाइयों के क्षेत्र विशेष महत्वपूर्ण और रोचक होते हैं। नेक्स्ट है एबिसल प्लेन। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। तो जो एबिसल प्लेन्स होते हैं ये महाद्वीपीय तट और मध्य महासागरीय कटक के बीच में पाए जाते हैं। वितली मैदान वह क्षेत्र है जहाँ महाद्वीपों से बहा कर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। तो जो एबिसल प्लेन्स होते हैं वह क्षेत्र होता है जहाँ महाद्वीपों से बहाकर, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीपों से बहाकर जो लाए गए अवसाद होते हैं और इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं, तो उसी को जो है एबिसल प्लेन्स कहते हैं। नेक्स्ट है मिड ओशियानिक रीज, मध्य महासागरीय कटक। ये क्या है? मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती हैं। तो जो मिड ओशियानिक रीज होती है वो जो आपस में जुड़े हुए पर्वत होते हैं उनकी एक श्रृंखला या एक रेंज बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और जो ये है महासागरीय जल में जो डूबी हुई पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इन कटकों के मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट, एक प्रभाजक पठार और इसकी लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल इसकी विशेषता है। तो जो मिड ओशियानिक रीज है उसके मध्यवर्ती शिखर पर एक रिफ्ट पाया जाता है, प्रभाजक पठार और इसकी जो लंबाई के साथ साथ पार्श्व मंडल पाया जाता है। तो ये इसका जो एक विशेषता है। मध्यवर्ती भाग में उपस्थित द्रोणी वास्तव में सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है और जो मध्यवर्ती भाग में जो द्रोणी उपस्थित है ये कैसी है? ये एक्टिव वोल्केनो क्षेत्र बनाती है। और हमने पिछले चैप्टर में वोल्केनो को जो है अच्छे से पढ़ा था, उसे आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं।